यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, जिसमें हम एनसीईआरटी अपनी देख रहे हैं। तो आज जो हम एनसीईआरटी अपनी कर रहे हैं, क्लास 8 के एनसीईआरटी आपकी चली हुई है, साइंस के एनसीईआरटी हम कर रहे हैं। तो इसमें हमने जो चैप्टर है, चैप्टर 6 तक हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ये चैप्टर नंबर 7 आपका है। इससे पहले हमने सबसे पहले हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी अपनी फिनिश की है। देन हमने क्लास 7 वाली साइंस की एनसीईआरटी पूरी अपनी फिनिश कर ली है। सारे चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं। तो इनकी तीनों जो आपके तीनों क्लास आपके है, 6th, 7th और 8th, तीनों की अलग आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, 6th की अलग, 7th की अलग और 8th की अलग। तो 3 प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार की गई है। तीनों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट से जाकर सारी क्लासेस अपनी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हमने क्लास 6 में जो पढ़ा है वो उसकी जो बात है वो क्लास 8 में भी आपकी की गई है। कुछ बातें क्लास 7 की आपकी की गई है। तो एक दूसरे चैप्टर से लिंक आपका होता है। अगर आपने क्लास 6 की आपने नहीं पढ़ी तो कुछ जो कंसेप्ट होते हैं वो आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लास 6 के सारे चैप्टर देख लेने हैं। देन आपको क्लास 7 के चैप्टर देखने हैं। उसके बाद आप क्लास 8 के साइंस के जो चैप्टर है वो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम अपना जो क्लासेस है वो चलते हैं, अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर 7 जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपका पौधों और जंतुओं का जो संरक्षण होता है, यानी हम इनको कंजर्व कैसे करें, यह हमारा चैप्टर है। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इनका कंजर्वेशन, इनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, प्लांट्स का या एनिमल्स का, उसके बारे में हमारा चैप्टर है, चैप्टर 7। इससे पहले हमने चैप्टर 6 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कंजर्वेशन। कंजर्वेशन माने होता है संरक्षण करना, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपका चैप्टर है। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्लास 8 वाली एनसीईआरटी आपकी साइंस की चली हुई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी है। तो यहाँ से आपका हर लाइन आपकी इम्पोर्टेंट रहती है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका वहाँ से बनता है। तो इसलिए आपको जो है अच्छे से अपनी जो क्लास 8 वाली एनसीईआरटी है वो ज़्यादा आपको इस पर फोकस करना है। ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। अब आता है पहला जो इसमें टॉपिक आया कि पौधों एवं जंतुओं का जो संरक्षण होता है, कंजर्वेशन होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, उसके बारे में। तो सबसे पहले है जो क्लास, देखिए यहाँ पर फिर से आपकी बात क्या कर दी, जो क्लास 7th में आपने पढ़ा था, 7वीं कक्षा में जो आपने पढ़ा है उसके बारे में बात की गई है कि क्लास 7th में जब वो जो थी, वो जो पहली थी, उसने जो प्रोफेसर थे, तो जो प्रोफेसर अहमद और जो टीबू के साथ वे कहाँ पर गए थे, भ्रमण पर गए थे, वन का जो जंगल का भ्रमण के लिए वहाँ पर गए थे, जंगल को में घूमने के लिए गए थे, उसकी बात की गई है। जब वे वन भ्रमण किया था, वह अपने सहपाठियों के साथ, जो उसके मित्र थे, जो सहपाठी थे, जो उसके साथ पढ़ते थे कक्षा में, तो उसके साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। तो कक्षा के दूसरे सहपाठी भी, जो दूसरी जो कक्षा थी उसके जो दूसरे सहपाठी थे, वे भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अत्यंत जो उत्सुक होते हैं वो आपके थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभ्यारण्य भ्रमण करने गए थे। तो कुछ जो लोग थे वो कहाँ पर गए थे, जो भरतपुर है वहाँ पर वे आपका भ्रमण के लिए, घूमने के लिए गए थे। कुछ ने कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, लोकचाऊ वन्य जंतु अभ्यारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर्स रिजर्व, जो वृद्ध निकोबार जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। तो क्या है, यानी सब जो है वो अलग अलग जगह भ्रमण के लिए गए थे। तो वे अपने आपस में जो अपनी जो बातें थी वो आपस में बातचीत करना चाहते थे कि हमने वो चीज़ देखी है, ये चीज़ देखी है। तो आपस में वो उसका वार्तालाप करना चाहते थे, बातें करना चाहते थे कि अपनी जो अनुभव थे, अपनी जो बातें थी वो एक दूसरे से साझा करने चाहते थे। जैसे आप डिस्कशन करते हो अपने, जैसे आपके घरों में फंक्शन वगैरह होते तो एक दूसरे के क्या करते हो आप, जो शादी होता है, फंक्शन होता है, उसके बारे में बताते हो, हमारे यहाँ इस तरह का फंक्शन होता है। आप तो इस तरह की इसमें बातें थी। तो उसी तरह वो वन के बारे में, जो फॉरेस्ट था, जंगल था, उसके भ्रमण के बारे में आपस में बातचीत करने जा रहे थे। तो उसमें उत्सुक थे वे एक दूसरे को बताने के लिए। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है, जो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभ्यारण्यों एवं जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है। तो इसमें जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो क्या आपका था।
तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन अब आपका जो पॉइंट आता है कि वनोन्मूलन एवं उसके इसके कारण, जो वनोन्मूलन है और उसके जो कारण है वो इसमें पूछे गए। वनोन्मूलन क्या होता है आपका? डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन आपको डिफोरेस्टेशन होता है, ये होता है डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन एंड इट्स क्यूजेज, ये आपका हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है कि हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के, जो हमारी पृथ्वी है उस पर अलग अलग तरह की, नाना प्रकार यानी बहुत सारी वेराइटी, बहुत सारी जो भिन्नताएं, यानी बहुत सारे विभिन्न अलग अलग तरह के पौधे और जंतु पाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उस पर बहुत सारी वेराइटी है। जैसे खाने में वेराइटी आपकी होती है, शादी में जब आप फंक्शन में जाते हो, किसी भी फंक्शन में, शादी समारोह में आप जाते हो, शादियों में अटेंड करते हो, तो वहाँ पर आप क्या देखते हो? अलग अलग तरह के खाना आपका होता है। सब्जी में भी कई तरह के आपके होते हैं। तो उसी तरह यानी जब आप वहाँ पर क्या बोलते हो कि नाना प्रकार का खाना था, नाना प्रकार की सब्जियाँ थी, इस तरह वहाँ पर आप बोलते हो। तो इसी तरह की जो हमारी पृथ्वी है उस पर भी जो अर्थ हमारी है, यहाँ पर क्या है? अलग अलग तरह के जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स है वो पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये जो मानव जाति होती है, तो जो मानव जाति है और उसके जो अस्तित्व होता है, उसके भली प्रकार से रहने के लिए ये आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। तो इन जीवों के, जैसे आपको कभी कभी क्या होता है, यानी जैसे इन जीव जो है आपके एनिमल्स होते हैं, जो जीव है, उनके अस्तित्व के लिए जो डिफोरेस्टेशन है वो एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। तो डिफोरेस्टेशन क्या बन गया? यहाँ पर खतरा आपका बन चुका है। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट कि वनोन्मूलन का अर्थ है। जो वनोन्मूलन का अर्थ क्या होता है? तो मीनिंग क्या है वनोन्मूलन? जो डिफोरेस्टेशन है, डिफोरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है? वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। जैसे हम जो अब क्या होता है, पेड़ पौधों को हम काट के अपना घर बना लेते हैं, या फिर जो वहाँ पर कुछ और जो इंडस्ट्री वगैरह अपना खड़ी कर लेते हैं। तो इसमें जो डिफोरेस्टेशन का जो मीनिंग होता है यही आपका है कि जंगल को काट कर या पेड़ पौधों को काट कर हम जो भूमि होती है, जो लैंड हमारी है, उसको किसी और दूसरे कार्य में उसे यूज कर रहे हैं। तो इसका डिफोरेस्टेशन, जो जीव जंगलों में रहते हैं तो उनके लिए खतरा बनता जा रहा है। अब आता है अगला पॉइंट कि वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। जो वन होते हैं, तो वन में जो पेड़ पौधे काटे जाते हैं वो कौन कौन से उद्देश्य है ये आपको बताया जाएगा। यानी कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से मोटिव होते हैं जिनकी वजह से हम पेड़ पौधों को काटते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है कि कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। जो कृषि होती है, जो एग्रीकल्चर है, यानी जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो खेती के लिए हमें भूमि चाहिए, लैंड चाहिए। तो उसके लिए भी हम जो जंगल है उसको काट रहे हैं। दूसरा पॉइंट है घरों एवं कारखानों का निर्माण। यानी जब जनरेशन, जो पॉपुलेशन आपके है, डे बाय डे जो पॉपुलेशन है वो आपकी इंक्रीज होती जा रही है। तो इंक्रीज होगी, तो जब इंक्रीज पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जाएगी तो उसके लिए घर भी चाहिए, घर हाउस भी चाहिए, उसके साथ साथ जो कारखाने होते हैं यानी कामकाज भी चाहिए। तो वो आपका उसके निर्माण के लिए भी जो पेड़ पौधे हैं उसे काटा जा रहा है, वनों को खत्म किया जा रहा है। अगला पॉइंट है फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। जो फर्नीचर होता है, तो जब घर और कारखाने का निर्माण होगा उसके साथ साथ हमें फर्नीचर भी चाहिए। फर्नीचर होगा, या फिर जो हमें जो चूल्हा आपका जलता है, यानी लकड़ी का जो फ्यूल होता है, वुल फ्यूल होता है, उसे भी हम चाहिए। यानी लकड़ी का ईंधन के लिए भी हम जो वन को काट कर उसका यूज करें। अब आता है अगला पॉइंट कि दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण है। कैसे? जो दावानल आपका होता है, जो दावानल होता है और जो भीषण सूखा आपका पड़ जाता है, जब सूखा हो जाता है यानी बारिश नहीं आती, वो भी क्या है आपका डिफोरेस्टेशन का एक कारण आपका है। तो ये क्या है? ये नेचुरल जो आपके क्यूजेस आपके होते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट, वनोन्मूलन के जो परिणाम होते हैं, जो डिफोरेस्टेशन के जो रिजल्ट है। तो इसमें डिफोरेस्टेशन के रिजल्ट जो होते हैं, परिणाम जो होते हैं, यानी इसमें आता है कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। ये हो जाएगा आपका कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन। तो इसमें क्या होता है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप
एवं प्रदूषण के स्तर में क्या हो रही है, वृद्धि होती है। तो जो डिफोरेस्टेशन होता है, तो डिफोरेस्टेशन में क्या हो रहा है, जो डिफोरेस्टेशन से, जो वनोन्मूलन से जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी होती है, जो अर्थ है, उसका जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के साथ साथ जो पोल्यूशन है उसका जो स्तर होता है, जो लेवल होता है, उसमें भी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, वो भी इंक्रीज आपका हो रहा है, ग्रोथ उसमें हो रही है, बढ़ रहा है, वो भी क्या बढ़ रहा है, वो भी आपका बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, पोल्यूशन भी आपका इंक्रीज करता जा रहा है। इससे वायुमंडल, जो वायुमंडल आपका है, तो इससे जो एटमॉस्फेयर होता है, क्या होता है, जो वायुमंडल है आपका, एटमॉस्फेयर है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 होती है, उसका स्तर बढ़ता है। तो CO2 का, इसी के साथ साथ जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें भी CO2 का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। भूमि जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। तो भूमि जो आपका ग्राउंड वाटर होता है, वो ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है आपका, जो वाटर का जो ग्राउंड होता है, यानी ग्राउंड वाटर जो आपका, उसका लेवल भी डे बाय डे क्या हो रहा है, डिक्रीज आपका होता है। तो वो ग्राउंड वाटर भी आपका डिक्रीज होते जा रहा है, उसका जो लेवल होता है, यानी ग्राउंड वाटर आपका नीचे जा रहा है, उसका जो पॉइंट होता है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, लोअर आपका पहुंच रहा है। तो वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होते हैं। जो डिफोरेस्टेशन होते हैं, डिफोरेस्टेशन से आपका जो नेचुरल जो होता है, यानी जो प्राकृतिक आपकी है, तो जो प्राकृतिक है, जो नेचर होता है, वो भी आपका डिस्टर्ब हो रहा है, अनबैलेंस्ड आपका हो रहा है। तो डिस्टर्ब होगा तो वो भी बैलेंस आपका नहीं है। अब आता है अगला पॉइंट, जो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही, अगर जो प्रोफेसर अहमद था, जो टीबू था और अहमद था, जो अपनी जो टीम को, जो बच्चे थे, उनको लेकर कहाँ गया था, वन भ्रमण के लिए गया था। तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि यदि हम जो वृक्ष है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको इसी तरह काटते चले गए, यानी वे कटते रहेंगे, तो क्या होगा, एक दिन वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। ना तो वर्षा होगी, ना तो बारिश आपकी आएगी, बारिश नहीं। और जो भूमि की जो उर्वरता होती है, यानी भूमि जो आपकी फर्टिलिटी होती है, जो उपजाऊ होती है, उर्वरता होती है, उसमें भी कमी आ जाएगी, वो भी उसमें क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, उसमें कमी आपकी आ जाएगी, यानी भूमि भी फर्टिलिटी आपकी नहीं होगी, भूमि भी उपजाऊ नहीं होगी। अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके अतिरिक्त क्या होगा, जो बाढ़ आपकी आती है, जो बाढ़ होती है, जो फ्लूड्स होती है, तो फ्लूड्स, उसके साथ साथ जो सूखा पड़ता है, ड्राउट हो जाती है, तो नेचुरल, जो जैसे एग्जाम्पल आपका होता है, यानी प्राकृतिक जो आपदाएं आती है, जो नेचर की, जो नेचर से आपकी जो कैलमिटीज आती है, आपदाएं जो आती है, उनकी संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज आपकी हो जाती है। अब आता है अगला पॉइंट कि वनोन्मूलन से एक और, जहाँ वनोन्मूलन यानी जो डिफोरेस्टेशन होता है, उससे एक और जहाँ वर्षा में कमी आती है, तो दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन बना, जैसे जब डिफोरेस्टेशन होगा, यानी हम जो पेड़ है उसको काटते चले जाएंगे, पेड़ को हमने काट दिया, तो पेड़ जब कटती जाएगी, तो एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि जो आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि डिफोरेस्टेशन से एक तरफ तो जो बारिश है वो कम हो जाएगी, तो बारिश जब कम हो जाएगी तो बाढ़ आने के चांसेस क्यों ज़्यादा है। तो दूसरी ओर बोला है कि जो बाढ़ आने की पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो कैसे बढ़ जाएगी, जब बारिश ही नहीं होगी तो पॉसिबिलिटी जो बारिश की इसकी है, आपकी बाढ़ की, फ्लूड्स की, वो कैसे आपकी बढ़ जाएगी, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा कैसे हो जाती है। चलिए, पहला पॉइंट है इसमें, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, जो फोटोसिंथेसिस आपका होता है, तो फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी है, जो प्रोसेस होता है, वो पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है, जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स आपके होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना जो खाना है वो खुद बनाते हैं। तो भोजन बनाने के लिए जो उनको चाहिए वो क्या होते हैं, CO2 की उनको जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की उनको आवश्यकता पड़ती है। तो कम वृक्षों का अर्थ है, यानी जब जो वृक्ष होंगे, जो पेड़ पौधे होंगे, वो कम आपके हो जाएंगे, तो कम हो जाएंगे, तो CO2 के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब जो पेड़ पौधे आपके कम होंगे, यानी जब पेड़ पौधे आप काटते चले जाओगे, तो पेड़ पौधे में कमी आ जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे जो खाना बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, CO2 का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज वो करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब वो यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब वो CO2 का यूज कर लेते हैं, तो CO2 क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें पाई जाती है। तो एटमॉस्फेयर में से जब वो CO2 को
एटमॉस्फेयर से जब वो CO2 को लेंगे नहीं, यानी जब पेड़ों की मात्रा कम हो जाएगी तो उसमें जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होगा, उसमें CO2 इंक्रीज रहेगा। तो CO2 की जो मात्रा होगी वो बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का परिग्रहण कर लेती है। जो CO2 है, जो CO2 आपके होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पृथ्वी के द्वारा क्या करते हैं, यानी पृथ्वी द्वारा, जो पृथ्वी है, जो अर्थ आपकी है, जो अर्थ है, तो उससे वो जो उत्सर्जित जो ऊष्मा होता है, उत्सर्जित जो ऊष्मा होता है, उसकी विकिरणों का परिग्रहण कर लेती है। क्या कर लेती है? परिग्रहण कर लेती है। अब आता है कि अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। तो इसकी मात्रा में, जब इसकी जो मात्रा होगी, इसकी जो क्वांटिटी होती है, वो वृद्धि कर लेगी, वो इंक्रीज आपकी हो जाएगी। तो इसकी मात्रा में जब इंक्रीज लेवल जो होगा इसका, ये इंक्रीज कर जाएगी, तो क्या हो जाएगी, जो ग्लोबल वार्मिंग आपका होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग आपका होता है, विश्व उष्मा यानी ग्लोबल वार्मिंग आपकी हो जाएगी। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है। तो पृथ्वी का जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है, अगर उसमें वृद्धि हो जाएगी तो वाटर साइकिल का जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाएगा। तो वाटर साइकिल जो आपका होता है, जो जल चक्र होता है, वो बिगड़ जाता है, अनबैलेंस आपका हो जाता है। जब वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा और वर्षा दर में कमी होती है, और जो वर्षा दर होता है, जो रेन वाटर आपका होता है, रेन की जो रेट रहता है कि जिस अमाउंट पर, जिस क्वांटिटी पर बारिश होनी चाहिए, अगर बारिश उस क्वांटिटी में नहीं होती, उसके कारण क्या हो जाता है, सूखा आपका पड़ जाता है, ड्राई आपका हो जाएगा। तो ये सारे जो प्रोसेस हुआ किसके कारण हुआ, अगर हम पेड़ पौधों को काटते चले जाएंगे, अगर पेड़ पौधे हम काट रहे हैं, लगा नहीं रहे, तो उससे क्या होगा, जो हमारा सारा जो आपका अर्थ है, वो क्या, ये आपका सब चीज़ जो क्या हो जाएगी, आपकी डिसबैलेंस आपकी हो जाएगी, डिसबैलेंस आपकी हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट आपका कि मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण, जो सोइल होता है, तो सोइल जो आपका है, जो मृदा है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी है, तो इसमें जो सोइल होती है, जो मृदा है, उसके गुणों में जो गुण होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसमें जो चेंज आ रहा है, उसका मेन कारण क्या है, मेजर कॉज क्या है। तो सबसे पहले आता है कि मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन आपका है। तो वनोन्मूलन यानी जो डिफोरेस्टेशन आपका है, जो पेड़ों को हम काटते जा रहे हैं, तो पेड़ों के कारण क्या हो रहा है, जो सोइल है उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आपका हो रहा है। तो चेंज होने का जो मेन कारण आपका मेन कॉज है, वो डिफोरेस्टेशन है, पेड़ों का काटना। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। कोई भी क्षेत्र आपका हो, कोई भी एरिया होता है, तो उसका जो मृदा होती है, जो सोइल आपकी रहती है, जो मिट्टी होती है, तो मिट्टी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी होती है, मिट्टी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी अफेक्ट करती है। अफेक्ट क्यों करती है, क्यों अफेक्ट किसके कारण करते हैं, जो प्लांटेशन और वेजिटेशन आपका है, जो वृक्षारोपण और वनस्पति का, इस पर आपका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है आपका अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो कक्षा 7th को आपको स्मरण करना है। जब आपने क्लास 7th में जो कक्षा 7th आपकी थी, एनसीईआरटी आप कर रहे थे, उस टाइम पर आपका ध्यान होगा कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते थे। जो वृक्ष थे, जो पेड़ पौधे थे, वो किस तरह मृदा अपरदन को रोकते थे, तो किस तरह वो मृदा अपरदन जो था उसको रोकते थे। क्लास 7th की इसमें बात की गई है, कक्षा 7th में। जो कक्षा 7वीं थी आपकी, जब आपने पढ़ा था, तो उस टाइम पर जो रोका गया था। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट आता है कि भूमि जो आपका है, भूमि पर क्या हो रहा है, जो भूमि आपकी है, इस पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। क्या हो रहा है, मृदा अपरदन जो है वो आपका अधिक हो रहा है। तो इसमें जो क्लास 7th में आपने एक्सप्लेन किया था, जो मृदा अपरदन आपकी होती है, तो ये मृदा अपरदन को क्या करते थे, रोकते थे। तो भूमि जो होती है, जो भूमि आपकी है, भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। तो वृक्ष जो होता है, जो वृक्ष आपका है, अगर वृक्ष कम यानी पेड़ पौधे अगर कटते रहेंगे, उनकी कमी हो जाएगी, तो वहाँ पर मृदा अपरदन आपका अधिक हो जाएगा। जो मृदा अपरदन होता है वो ज़्यादा आपका होने लगेगा। इसके साथ साथ आपका मृदा अपरदन आपका ज़्यादा हो रहा है, इससे मृदा की जो ऊपरी परत होती है, जो मृदा की जो ऊपरी जो लेयर होती है, ऊपरी जो परत होती है, वो हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखने देने लगती
होती है। तो जब हम जो सोइल होते हैं उसको अगर हम ऊपरी यानी जो पहली लेयर होती है, अपर वाली जो लेयर होती है, उसको हटाने से, अगर उसको हटाएंगे तो नीचे की जो कठोर चट्टानें आपकी होती है वो दिखाई देने लगती है। तो नीचे की कठोर चट्टानें हमें दिखाई देगी। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। तो इससे मृदा जो होती है, जो सोइल होगी, उसमें जो ह्यूमस होता है, जो हमारी जो फसल होती है उसको उपजाऊ बनाते हैं, उसमें भी ह्यूमस की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। तो इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो भी इसमें कम हो जाएगी। आगे आता है अगला पॉइंट, मरुस्थलीकरण। अगला पॉइंट आता है मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण होता क्या है? डेसर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन आपका है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, यानी धीरे धीरे जो है वो उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। जो डेजर्टिफिकेशन आपका है, डेजर्ट होता है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो आपका यानी धीरे धीरे जो उर्वर भूमि आपके होते हैं, जो फर्टिलिटी वाली जो भूमि होती है, जो लैंड होती है, वो धीरे धीरे मरुस्थल में यानी डेजर्टिफिकेशन में जो डेजर्ट होता है उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है, चेंज आपकी हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डेजर्टिफिकेशन का बोला जाता है, यानी सूखा पड़ना शुरू हो जाता है। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्वरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। तो जो डेजर्टिफिकेशन, जो आपका वनोन्मूलन आपका है, डिफोरेस्टेशन आपका होता है, यानी पेड़ों का काटना। जब पेड़ों के काटता रहेंगे, पेड़ों आपके कटते रहेंगे, डिफोरेस्टेशन होता रहेगा, तो सोइल की जो जल धारणा होती है, सोइल जो होती है, जो क्या करते हैं, जल को एब्जॉर्ब करती रहती है, तो उसकी क्षमता और जो भूमि की जो ऊपरी सतह होती है, जो लैंड है, उसकी जो ऊपरी लेयर होगी, उसके नीचे जो जल के नीचे और अंतःस्वरण पर भी आपका इफेक्ट पड़ता है, विपरीत प्रभाव आपका पड़ता है, अपोजिट जो इफेक्ट होता है वो पड़ता है, जिसका परिणाम स्वरूप होता है बाढ़ आना। जिसके कारण क्या होती है, जो बाढ़ आपकी होती है वो आपकी आती है। मृदा के अन्य गुण, मृदा यानी सोइल के जो अदर आपके जो गुण है वो क्या क्या होते हैं, जैसे पोषक तत्व आपके होते हैं, पोषक जो तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट आपके रहते हैं, गठन इत्यादि। तो न्यूट्रिएंट होता है आपका, या फिर टेक्सचर जो होता है, उनमें भी वनोन्मूलन के कारण या आपके डिफोरेस्टेशन के कारण या आपके प्रभावित होते हैं, अफेक्ट आपका डालता है। अगला पॉइंट आता है कि हमने कक्षा 7वीं में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। जो वन होता है, जो आपके वन है, वन होते हैं, तो फॉरेस्ट आपका होता है, जंगल आपका होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, अनेक उत्पाद यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। क्लास 7th में हमने ये अच्छी तरह स्टडी किया था। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, यदि हम वृक्षों, क्वेश्चन अब आपका बनता है कि यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहे तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल सही बात आपका है। वनोन्मूलन से यानी डिफोरेस्टेशन से वन्य प्राणी जीवन भी प्रभावित होता है। कैसे? तो एवं वन जो है, वन एवं वन्य प्राणियों का जो संरक्षण है, जो कंजर्वेशन है, वो कैसे आपका होगा? अब आता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें बनता है कि वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं बुझो चिंतित क्यों होते हैं। जो वनोन्मूलन आपका है, जो डिफोरेस्टेशन के जब हमने अफेक्ट जान लिए तो उसके बाद जो पहेली है या जो बुझो है वो चिंतित क्यों थी, तो चिंतित क्यों हुई? चलिए अब देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन बना अब आपका कि वे प्रोफेसर अहमद के पास गए थे। जो पहली और बुझो थी वे किसके, यानी वे प्रोफेसर जो अहमद था उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो इनको हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, ये इसमें आपका है। तो किस प्रकार उनको बचाया जाएगा, पहला पॉइंट आता है इसमें। चलिए कि जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने पहली बुझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र को भ्रमण का आयोजन किया। क्या किया? जो प्रोफेसर अहमद थे तो उन्होंने इनको बताने के लिए, जो पहली है या जो बुझो है, जो उनके सहपाठी थे, जो उनके मित्र थे, उनके लिए जो जीवमंडल आपका है, जो बायोस्फीयर होता है, उसके संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। तो जीवमंडल जो बायोस्फीयर आपका होता है, उसके कंजर्वेशन जो एरिया है उसका भ्रमण यानी उसके घूमने का जो आयोजन है वो किया। तो इसके लिए इन्होंने
पचमढ़ी जैवमंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। तो कौन सा, जो पचमढ़ी जैवमंडलीय बायोस्फीयर जो कंजर्वेशन एरिया है उसको उन्होंने चूज किया। वे जानते थे कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं होते हैं और निचले जो पश्चिमी घाट के समान आपका होता है। तो जो वो एरिया इन्होंने सुना था पचमढ़ी, तो पचमढ़ी जो एरिया उन्होंने चुना था, सिलेक्ट किया था, तो उसमें उनका जो एरिया था वो कैसा था, जिसमें पौधे और जो जंतु थे वो जो ऊपरी हिमालय आपका है उसकी जो श्रृंखला होती है और निचले पश्चिमी घाट के आपके समान रहते थे। अब आता है अगला पॉइंट। इसमें अगला पॉइंट आता है कि प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। जो प्रोफेसर अहमद थे उनका ये विश्वास था कि इसमें इस जो क्षेत्र हमने चुना है, इस क्षेत्र का जो यानी इस एरिया में क्या थी, जो जैव विविधता थी वो अनूठी थी, अलग आपकी थी। वो कैसी थी, अनूठी थी, अलग आपकी थी। चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट। उन्होंने जो वन कर्मचारी थे, जो वन में जो काम करते थे, जो कर्मचारी थे वन के, तो उनका नाम था श्री माधव जी से। जो माधव जी से उन्होंने जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्ग निर्देशन करने का अनुरोध किया। तो उससे क्या, जो वन कर्मचारी थे श्री माधव जी से उन्होंने जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का जो मार्ग निर्देशन है उसे करने का उनसे अनुरोध किया, उन्हें बोला। अब आता है अगला पॉइंट इसमें कि उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। तो उन्होंने क्या बताया, जो जैविक आपका जो महत्व होता है उसके क्षेत्र का जो संरक्षण है वो हमारी जो राष्ट्रीय परंपरा है उसका एक भाग होता है, एक पार्ट होता है, उसका एक पार्ट है। अब आता है नेक्स्ट आपका कि जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है। जो जैवमंडल है वो पृथ्वी का वो पार्ट होता है जिसमें सजीव पाए जाते हैं, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके पाए जाते हैं, अथवा जो जीवन यापन के योग्य, अथवा क्या है, जो जीवन यापन के योग्य होता है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता का अर्थ है, जो जैव विविधता होती है उसका अर्थ या उसका जो मीनिंग होता है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध आपका होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका कि माधव जी ने बच्चों को समझाया। जो माधव जी है उन्होंने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियों भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्य करते हैं। जो माधव जी थे, जो आपके वन के क्या थे, जो माधव जी थे, जो वन के कर्मचारी थे, उन्होंने बच्चों को समझाया है कि जो हमारे व्यक्तिगत जो प्रयास हम करें या जो समाज है वो प्रयास कर रहा है, उसके साथ साथ जो सरकारी एजेंसी होती है और जो सरकारी एजेंसी होती है वो भी क्या करते हैं, वन और जो वन्य जंतु है उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती है। जो गवर्नमेंट होती है वो उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सेफ्टी और कंजर्व करने के लिए कुछ रूल बनाती है, कुछ जो टेक्निक होती है वो बना के रखती है। तो वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र होता है, एरिया आपका होता है। एजेंसियां भी वन्यों एवं वन्य जंतुओं का सुरक्षा हेतु कार्यरत है। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधि और नीतियां बनाती है। अब है कि वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र होते हैं। अब है आरक्षित क्षेत्र। अब है आरक्षित जो क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र, जो आरक्षित आपका क्षेत्र है, जो प्रोटेक्टेड एरियाज आपका होता है। चलिए इसमें जो आरक्षित क्षेत्र है आपका वो कौन सा होता है, जैसे कि वनस्पति जात, जो वनस्पति जो जात होती है और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य बोला जाता है, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र उसको बोला जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका किस जो क्षारोपण आपका है, कृषि है, चारागृह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाद प्राप्त करने हेतु शिकार, पोचिंग इन क्षेत्रों में निषेध आपका है। नेक्स्ट आता है वन्य जीव अभ्यारण्य। जो वन्य जीव जो अभ्यारण्य होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका होता है। तो इसमें क्या होता है, वह क्षेत्र होता है जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं।
क्या रहते हैं, सेफ आपके रहते हैं। अब आता है नेक्स्ट, इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क आपके होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क आपके होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है कि वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो नेशनल पार्क जैसे आप जाते हो घूमने के लिए, जो नेशनल पार्क आपके होते हैं, तो वहाँ पर क्या जो वन्य जंतु आपके होते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, उनके लिए क्या होता है, एक प्रोटेक्टेड या आपका एरिया होता है। वहाँ पर आपका एरिया जो होता है वो रिजर्व होता है। जैसे आपके लिए जो आरक्षण मिलता है आपको, रिजर्व आपका रहता है कितना % आपका, जैसे ओबीसी के लिए अलग आपका, SC/ST के लिए अलग आपका रहता है। तो उसी तरह जो वन्य जंतु आपके लिए होते हैं उनका भी जो होता है वहाँ पर जो आरक्षित एरिया होता है, रिजर्व वो एरिया रहता है, जहाँ वे क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। उसके साथ साथ जो उनका आवास होता है, जो रहने का और जो प्राकृतिक वहाँ पर उसको संसाधन वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, यानी वो उपयोग कर सकता है। तो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का वो वहाँ पर यूज़ कर सकता है। अब आता है नेक्स्ट आपका कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो जैवमंडल होता है यानी बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है, ये आपका है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व कि वन्य जीव, जो वन्य जीवन आपका होता है, तो वन में जो वन्य जीवन होता है उसमें जो पौधे और जो जंतु होते हैं, जो फॉरेस्ट का, जो जंगल का जो जीवन होता है, जंगल की जो लाइफ रहती है, उसमें जो पौधे और जंतु होते हैं, यानी पेड़ पौधे और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स रिसोर्सेज, और उस क्षेत्र के जो आदिवासी होते हैं, जो आदिवासी होते हैं उनके पारंपरिक ढंग से जो आपके ट्राइबल है, जो ट्राइबल्स लिविंग आपका होता है, तो उनके पारंपरिक ढंग से, जो वे पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है, अपने जिले, प्रदेश या प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क आपके होते हैं, वन्य जंतु या अभयारण्यों एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या आपको ज्ञात करनी होगी। अब आता है नेक्स्ट, इसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि जीवमंडल आरक्षण। तो जीवमंडल आरक्षण आपका क्या होता है, जो एरिया रिजर्व आपका रहता है। तो अब जो नेक्स्ट आपका आया कि जीवमंडल आरक्षण। तो जीवमंडल आरक्षण होता क्या है, जीवमंडल आरक्षण जो बायोस्फीयर रिजर्व आपका है, तो इसमें जो प्रोफेसर अहमद आपके थे, तो प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने, जो बच्चे थे जो प्रोफेसर अहमद के साथ क्या भ्रमण के लिए गए थे, तो वे और जो माधव जी थे जो वन का जो कर्मचारी था, उसके साथ बच्चों ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया, माधव जी उनको समझा रहे थे बच्चों की जैव विविधता, जो जैव विविधता होती है, बायोस्फीयर जो है, उसके संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, आरक्षित क्षेत्र उसमें बनाए गए हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो जैव विविधता आपकी है, यानी जैव की जो विविधता होती है आपकी, तो जैव विविधता जो आपकी बायोडिवर्सिटी होती है, तो बायोडिवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, यानी इसको संरक्षित सुरक्षा करने के लिए, तो माधव जी ने बच्चों को समझाया कि बायोडिवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए, उसको बचाने के उद्देश्य से जो जैवमंडल आपका है, जो बायोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया आपका बनाया गया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया क्यों बनाया गया है, जो बायोडिवर्सिटी आपकी है उसको संरक्षण करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व एरिया आपका बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का जो अर्थ है, जैव विविधता जो होती है उसका जो अर्थ है, बायोस्फीयर का जो मीनिंग है वो होता है कि किसी क्षेत्र, कोई भी आपका जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, वो विशेष में पाए जाने वाले सभी जो पौधे होते हैं, जंतु होते हैं और सूक्ष्म जीव की विभिन्न प्रजातियां वहाँ पर आपकी होती है। अब आता है नेक्स्ट आपका कि किसी क्षेत्र का जो जैवमंडल होता है वो आरक्षित क्षेत्र, जो जैवमंडल आपका होता है, बायोडिवर्सिटी होती है, वो बायोडिवर्सिटी जो रिजर्व एरिया आपका रहता है, उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। जो जैवमंडल होता है, जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया आपका रहता है, उसके अंतर्गत क्या आता है, जो अन्य संरक्षित जो क्षेत्र होता है वो आपका हो सकता है। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान, जो नेशनल पार्क, तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं।
अब आता है नेक्स्ट आपका इसका जो एक्सपेरिमेंट है। चलिए एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है कि इसमें आपके अपने जो क्षेत्र है जहाँ पर आप रहते हो तो उस एरिया में जो जैव विविधता आपकी है, जो बायोडिवर्सिटी है, उसको विक्षोभित करने वाले कारकों की आपको सूची बनानी है जो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उनके आपको एक लिस्ट रेडी करनी है। इनमें से कुछ क्रियाकलाप जो एक्टिविटी आपने देखी, इनमें अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं, जो डिस्टर्बेंस है वो उत्पन्न आपका हो सकता है। तो मनुष्य की इन गतिविधियों की आपको लिस्ट रेडी करनी है। अब इसमें जो क्वेश्चन बना, अगला क्वेश्चन बनता है कि इन्हें कैसे रोका जा सकता है। जो डिस्टर्बेंस हो रहा है तो इनको हम कैसे रोक सकते हैं। अपनी जो आपकी जो क्लास है उसमें आपको चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है और इसकी जो संक्षिप्त जो एक रिपोर्ट है वो आपको रेडी करनी है और नोटबुक में भी इसे नोट आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। जो पेड़ पौधे होते हैं और जो जीव जंतु आपके हैं, तो पेड़ पौधे और जीव जंतु है क्या। चलिए इसमें जो पेड़ पौधे और जीव जंतु आपके हैं, तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि जो फ्लोरा और फना आपका होता है, इसमें फ्लोरा और फना आपका होगा। जो फ्लोरा और फना होता है कि बच्चों ने भ्रमण करते समय, जब बच्चे भ्रमण कर रहे थे तो जैवमंडल जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया आपका है उसकी हरियाली संपदा की प्रशंसा थी। उसकी जो हरियाली थी, जो वहाँ पर ग्रीन वेल्थ थी, वो क्या थी, संपदा की वहाँ पर प्रशंसा थी। तो वे लंबे लंबे क्या थे, सागौन यानी जो टीक के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। तो वहाँ पर जो लंबे लंबे जो सागौन आपका होता है, जिसे टीक आपका बोलते हैं, तो वहाँ पर टीक के पेड़ पौधों या जो वन्य प्राणी थे उनको देखकर वे प्रसन्न थे। पहली जो थी उसने अचानक एक खरगोश देखा। जो खरगोश होता है, जो रैबिट होता है, उसने वो देखा और उसे पकड़ने का उसने कोशिश की। यानी जैसे जो उसने खरगोश देखा तो उसे पकड़ने के लिए उसने कोशिश की और उसके पीछे वो दौड़ने लगी। जो पहली थी उसके पीछे दौड़ने लगी। जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने उसे, जो पहेली थी, जो खरगोश को देखने के बाद उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी। तो जो प्रोफेसर अहमद थे, जो उनके टीचर थे, उन्होंने उसे समझाया पहेली को कि जो जंतु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो जो उनका आवास होता है, जैसे आप अपने घरों में सेफ रहते हो, कहीं पर भी आप आ जा सकते हो, यानी अपना जो घर रहता है कहीं पर भी आप रहते हो, तो उसी तरह जो एनिमल्स रहते हैं, जो उनका घर होता है, जहाँ पर वे रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो उनका घर होता है, उनका एरिया होता है, तो वो अपने एरिया में कहीं पर भी आ जा सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट है अगला पॉइंट कि हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो हमें जब वे अपने जो आवास में खुश है तो हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। परेशान करने का अर्थ है कि उनके पीछे हमें नहीं दौड़ना चाहिए उन्हें पकड़ने के लिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। तो जो माधव जी थे, जो वन के कर्मचारी थे, उन्होंने बच्चों को समझाया कि कुछ जो जंतु होते हैं, कुछ जंतु और जो पेड़ पौधे आपके होते हैं, वो ऐसे भी आपके होते हैं कि जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, उसमें उनकी जो स्पेशलिटी होती है। यानी जैसे आप हर बच्चे में कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है जिसमें वो परफेक्ट होता है। तो इसी तरह जो जंतु या पेड़ पौधे होते हैं, कोई भी एरिया में उनका भी एक क्षेत्र होता है जो वे उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी उसी क्षेत्र में आपको वे दिखाई देंगे, जो दूसरा क्षेत्र होता है वहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात। तो वनस्पति जात और जो जीव जंतु प्राणी जात है, ये आपका होता क्या है, तो होता क्या है कि किसी भी जो विशेष आपका यानी पर्टिकुलर जो एरिया होता है, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो होते हैं, उस क्षेत्र के पेड़ पौधे, उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात आपके कहलाते हैं। तो एक इनका पर्टिकुलर एरिया होता है। तो पर्टिकुलर एरिया में जैसे हर एरिया में आपका एक प्रधान होता है, इसी तरह क्या होता है, जैसे प्रधान आपका बनता है तो हर गांव जो आपका 2-3 गांव का या फिर जो बड़ा गांव आपका रहता है उसमें एक ही प्रधान आपका होता है। तो इसी तरह हर गांव में जैसे प्रधान होता है, तो उसी तरह क्या होता है, तो किसी भी जो विशेष एरिया आपका होता है उसमें, उस क्षेत्र में, उस एरिया में जो पेड़ पौधे है, उस क्षेत्र का वनस्पति जात फ्लोरा और फना आपका होता है। फ्लोरा और फना वहाँ पर बोला जाता है। जैसे साल होता है, सागौन हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया, सिल्वर फर्न आपका होता है, अर्जुन होता है, इत्यादि वनस्पति जात है। ये सारे किस में आएगी, वनस्पति जात में आपका आता है। ये होता है फ्लोरा, वनस्पति जात होता है फ्लोरा। वनस्पति जात किसको बोला जाता है, फ्लोरा। और जो फना यानी जो प्राणी जात होता है उसको फना आपका बोला जाता है। जो अब आता है नेक्स्ट आपका जो आपका प्राणी जात है फना, तो जिसमें आता है चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरन, चीतल, जो आपका होता है बार्किंग हिरन आपका होता है, बार्किंग हिरन। फिर आता है तेंदुआ,
तेंदुआ आपका आ जाएगा, जंगली कुत्ता होता है, भेड़िया इत्यादि, ये सब किसमें आते हैं, पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में आपका आता है। तो अपने स्थानीय क्षेत्र के जो आपके जहाँ पर आप रहते हो तो उस एरिया के जो वनस्पति जात है, फ्लोरा और फौना को आपको आइडेंटिफाई करके उसकी एक जो लिस्ट होती है वो आपको रेडी करनी है, वो आपको रेडी करनी है। चलिए अब आता है नेक्स्ट, इसके बाद आपका अगला पॉइंट है विशेष क्षेत्र प्रजाति, यानी जो विशेष क्षेत्र की जो प्रजातियां होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो विशेष क्षेत्र की जो आपकी प्रजातियां है यानी एंडेमिक स्पेसीज होती है, कैसी स्पेसीज, जो एंडेमिक स्पेसीज आपकी होगी, एंडेमिक स्पेसीज। तो एंडेमिक स्पेसीज होती क्या है आपकी, पहला पॉइंट आता है एंडेमिक स्पेसीज में कि बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। तो जो बच्चे थे वो जल्दी ही क्या हुए, जो शांतिपूर्वक एरिया होता है जहाँ पर शांत आपकी यानी जो वन होता है, कहीं पर आपको क्या होता है आवाज़ें आपको आती रहती है, तो वे जो बच्चे अब जहाँ पर उन्होंने एंट्री की वो एक गहरा वन आपका था, यानी डीप था, गहराई में आपका वन था। तो गहराई की ओर वो जब बढ़े तो वहाँ पर शांति, वे आप कैसे बढ़े, यानी शांतिपूर्वक बिना कोई आवाज़ के वो वहाँ पर आपका एंटर कर गए, क्वाइटली यानी चुपचाप वो वहाँ पर एंटर करे। तो बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। जो बच्चा था उसने वहां पर देखा एक जो विशालकाय जो गिलहरी आपकी होती है, जो गिलहरी होती है जो पेड़ों पर आपकी दिखती है, तो वो गिलहरी उन्होंने वहां पर देखी और उसे देखकर वे अचंभित हो गए, सरप्राइज आपके हो गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। तो जो गिलहरी थी, जो गिलहरी होती है उसकी एक जो पूंछ आपकी यानी गिलहरी की पूंछ होती है, तो उन्होंने देखा कि जो गिलहरी थी उसकी लंबी यानी जो पूंछ थी वो कैसी थी, लंबी आपकी थी और वो भी फरदार थी। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। तो उन्होंने वे इसके बारे में कि जो उसकी जो पूंछ है वो लंबी फरदार पूंछ कैसे है, तो इसके विषय में जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे, जैसे उत्सुकता आती है, क्यूरियस थे। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि माधव जी, जो माधव जी से जो वन के स्टाफ थे उन्होंने उन्हें बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं। तो इसका जो नाम है इसको विशाल गिलहरी यहाँ पर बोला जाता है। कौन सी गिलहरी, जो विशाल गिलहरी, इसको यहाँ पर नाम दिया गया है। और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज है, और यह यहाँ की जो विशेष यानी क्षेत्रीय स्पेसीज आपकी होती है, एंडेमिक स्पेसीज आपकी है। तो विशाल गिलहरी यानी गिलहरी को जो इंग्लिश में आपका बोला जाता है ये होता है जेंट, यानी विशाल का मतलब होगा जेंट और गिलहरी आपका बोला जाता है स्क्विरल। गिलहरी होती है आपकी स्क्विरल। अब आता है कि पौधों एवं जंतुओं की वह स्पेसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं उसे विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज कहते हैं। जो पौधे या जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स की वो स्पेसीज जो किसी भी एरिया में जहाँ पर वो रहती है वहाँ की स्पेशलिटी, जैसे हर जगह की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। कहीं पर खाना अच्छा होता है कि किसी का कोई ना कोई, जो आपका जैसे आगरा का पेठा आपका फेमस, तो उसी तरह क्या है, कोई ना कोई जो एरिया होगा वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी स्पेशलिटी वहाँ की होती है कि वो उसी चीज़ के नाम से आपका जाना जाता है। तो इसी तरह आपका जो स्पेसीज है, जो प्लांट्स आप जो एनिमल्स में आप जो स्पेसीज होती है वो वहाँ की स्पेशलिटी आपकी होती है। अब आता है अगला पॉइंट, ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। ये कोई जो अदर क्षेत्र आपका होगा वहाँ पर ये नेचुरल रूप से आपकी नहीं पाई जाती, ये सिर्फ वहीं पर आपको दिखी। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश के विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। अब है नेक्स्ट आपका जो माधव जी ने पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ों को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। तो माधव जी जो है उन्होंने जो पचमढ़ी जो जैवमंडल आपका है, जो पचमढ़ी जैवमंडल था उसका जो आरक्षित क्षेत्र आपका था, जो रिजर्व एरिया था, वहाँ पर स्थित जो साल थे या जो जंगली आम आपके होते हैं उनके पेड़ को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय जो वनस्पति होते हैं उसके जगत का वहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया। अब आता है नेक्स्ट आपका जो विशन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी थे। तो विशन जो था आपका यानी भारतीय जो गिलहरी, जो विशाल गिलहरी उन्होंने देखी जिसकी फरदार पूंछ थी और जो उड़ने वाली जो गिलहरी थी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्र प्राणी आपकी थी।
प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, न बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। तो जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने बताया कि इनका इनका आवास है वो नष्ट होना या फिर जो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है और जो नई स्पीसीज के प्रवेश से जो नई स्पीसीज है उसका एंटर से इसमें क्या हो रही है, जो स्पेशलिटी जो एरिया है स्पीसीज का उसके प्राकृतिक जो नेचुरल इनके जो आवास है उस पर अफेक्ट जरूर पड़ेगा और इनका जो अस्तित्व है उसे भी खतरा हो सकता है। जो इनका जो अस्तित्व होता है उसे ये आपका खतरा हो जाएगा, यानी जब पेड़ पौधे कटते चले जाएंगे तो उससे भी इनको आपका खतरा होता है। अब है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट आता है कि मैंने सुना है। क्वेश्चन आता है कि मैंने सुना है। चलिए इसमें जंगली आम का एक बार वो देख लेते हैं और जो जेंट यानी जो विशाल जो गिलहरी थी उसकी पिक्चर देख लेते हैं, देन अपना जो आगे का क्वेश्चन है हम वो करेंगे। अब चलिए पहले इसकी पिक्चर देखते हैं एक बार। ये है विल्ड मैंगो यानी जो जंगली आम आपका है। तो जंगली आम का जो पेड़ होता है ये आपका है, तो ये होता है जंगली आम। तो विल्ड मैंगो आपका है, ये विल्ड मैंगो का ट्री आपको दिख रहा है पेड़ आपका। तो इस तरह जंगली आम का जो पेड़ होता है वो आपका ऐसा दिखाई देता है। अब नेक्स्ट जो पिक्चर हम देखेंगे जिसमें जो विशाल जो गिलहरी होती है जो जंगल में आपकी पाई जाती है जिसको फरदार आपकी होती है। तो चलिए इसकी जो पिक्चर है ये होती है जेंट स्क्वेरल। यानी जो विशाल गिलहरी आपकी होती है, विशाल गिलहरी जो आपने देखी थी फरदार जिसकी पूंछ होती है, ये आपको गिलहरी आपकी दिखाई दे रही है। आपकी जो पूंछ इसे आपकी दिखाई गई है आपकी है फरदार पूंछ। तो ये गिलहरी जो होती है ये जहाँ वे गहरे जो जंगल है वहाँ पर वो एंटर करते हैं तब उनको यहाँ पर वो दिखाई दी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आपका जो अगला पॉइंट है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मैंने सुना है कि कुछ विशेष स्पेसीज, मैंने सुना है कि कुछ विशेष क्षेत्रीय जो स्पेसीज क्या हो रही है विलुप्त हो रही है, खत्म हो सकती है, क्या यह सच है? तो बिल्कुल सही आपका है। जब वन जो कटते चले जाएंगे तो वहाँ पर जो क्षेत्रीय जो स्पेसीज है वो आपकी खत्म होती चली जाएगी। स्पेसीज सजीवों को समष्टि जो समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होती है। तो अंतर्जनन करने में क्या है ये सक्षम आपकी होती है। इसका अर्थ है कि जाति के जो सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जन्मक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्रीय पौधों और जंतुओं का पता आपको लगाना है। तो जिस भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर जो स्पेशलिटी यानी हर एरिया में कुछ ना कुछ स्पेशल प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उनका आपको पता लगाना है और एक लिस्ट में आपको ये लिखना है। अब आता है नेक्स्ट आपका वन्य जीव अभयारण्य। तो वन्य जीव अभयारण्य होता क्या है? तो इसमें आता है विल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ये होता है विल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो इसमें क्या होता है? ये होता है कि शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा, यानी जो पहेली थी उसने एक बोर्ड वहाँ पर देखा जंगल में जिस पर लिखा हुआ था पचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। तो वहाँ पर लिखा था जो पचमढ़ी विल्ड लाइफ सैंक्चुरी उस बोर्ड पर आपका लिखा हुआ था। तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने उन्हें एक्सप्लेन किया, बच्चों को बताया कि जो आपका जो वन होता है तो वन की तरह ही कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं जहाँ पर वन्य प्राणी जो जंतु होते हैं यानी जो एनिमल्स होते हैं उनको सेफ्टी और जो संरक्षित यानी कंजर्व एरिया में उनको रखा जाता है, तो उसे वन्य प्राणी अभयारण्य कहा जाता है। तो माधव जी पुनः बताते हैं, दोबारा से उन्हें बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है, जो अभयारण्य होता है जो सेंचुरी आपका एरिया है वो स्थान आपका होता है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध होता है। नेक्स्ट आपका है कि कुछ महत्वपूर्ण
अगला पॉइंट है कि कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरन, श्वेत आंखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बत्तख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गैंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित है। तो भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड है। तो यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका कि जो बच्चे हैं, बच्चों को प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर जो होता है, जो आप जू यानी जो चिड़ियाघर आप देख के नहीं जाते हो तो उसकी भ्रमण जब आप वहाँ पर घूमने के लिए जाते हो तो वहाँ पर यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहाँ हम प्राणियों जंतुओं का संरक्षण करते हैं। तो जो प्राणी जगह आपकी होती है, जो एनिमल्स का जहाँ पर हम कंजर्वेशन करते हैं, संरक्षण वहाँ पर करते हैं। तो चिड़ियाघर और वन्य जीव अभयारण्य में क्या अंतर है? जो चिड़ियाघर होता है और जो वन्य प्राणी जो अभयारण्य है उसमें जो डिफरेंस है वो क्या आपका आता है? तो जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसमें डिफरेंस आपका पूछा गया है कि इन दोनों में अंतर क्या होगा। तो यहाँ आपका है कि निकट के जो चिड़ियाघर, जो आपके पास में जो चिड़ियाघर आपका होता है, जू आपका है, उसका भ्रमण के लिए आपको जाना चाहिए। वहाँ के प्राणियों को, जो वहाँ के एनिमल्स है, जो प्राणी आपके होते हैं, तो प्राणियों जो है उनको किन परिस्थिति, किन का कैसा उनको जो इन्वायरमेंट होता है, जो वातावरण वहाँ का है उसमें रखा गया है, उसका आपको परीक्षण करना है। वहाँ पर आपको घूम कर देखना है कि उनको किस तरह का इन्वायरमेंट वहाँ पर दिया जा रहा है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला, क्या वे जंतुओं के जीवन, अब क्वेश्चन है कि क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त है? क्या जंतु प्राकृतिक आवास की उपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? जो जंतु होते हैं अगर उनको नेचुरल जो आवास होता है, लिविंग एरिया ना दिया जाए, नेचुरल हैबिटेट की जगह जो आर्टिफिशियल जो होता है, तो आर्टिफिशियल में वे रह सकते हैं, तो आर्टिफिशियल हैबिटेट में वो आपके रह सकते हैं। ये इसमें बोला गया है। आपके विचार से, जो आपके विचार है, जो आपके ओपिनियन है, उनके जो जंतु जो चिड़ियाघर में अधिक आराम से अथवा प्राकृतिक आवास में, तो आपको बताना है कि जो जंतु होता है, जो जू में रहते हैं, जो एनिमल जू में आपके रह रहे, चिड़ियाघरों में रहते हैं, वे वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल है, या फिर जो उन्हें नेचुरल जो आवास होता है, जो प्राकृतिक आवास है, वहाँ पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल आपके रहते हैं। अब है आपका अगला पॉइंट, राष्ट्रीय उद्यान, जो नेशनल पार्क आपके होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो कि नेशनल पार्क आपके हैं उसके बारे में। तो राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क होता है वो क्या क्या आपका है? पहला पॉइंट है, सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था। जो सड़क का किनारा होता है तो रोड साइड एक और बोर्ड उन्होंने लगा हुआ देखा जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो वहाँ पर लिखा था कि सतपुड़ा नेशनल पार्क आपका। तो बच्चे अब वहाँ जाने के लिए उत्सुक थे, जो बच्चे थे वहाँ पर जाने के लिए क्या थे? एगर थे, उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया, जो माधव जी है उन्होंने उन्हें बताया यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है, ये जो विशाल आरक्षित यानी लार्ज एरिया आपका है यह, तथा यह पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? नेशनल जो पार्क है वो आपका बोला जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट, यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक सागौन इस वन में मिलती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास शरण भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है, जिससे हमें आदिमानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। तो जो आदिमानव थे तो उनका जो लाइफ साइकिल था, वो लाइफ कैसे जीते थे उसके बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है। अब आता है नेक्स्ट आपका, जो चट्टानें होते हैं, जो रॉक्स होती है, तो चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती है। पचमढ़ी जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं, जैसे कि जो आज भी क्या है, जो अधिक जो आदिवासी होते हैं तो वो क्या कहाँ पर रहते हैं? जंगल में आपके रहते हैं। जो फॉरेस्ट होता है, जो घना जंगल आपका जहाँ पर रहता है, वे वहाँ पर आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है अगला पॉइंट इसके बाद, प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर होता क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर या फिर जो बाघ की जो परियोजना है वो आपकी क्या होती है?
जैसे बच्चे आगे बढ़े, जो बच्चे होते हैं वो आपके आगे बढ़े, उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया, तो बोर्ड जो था उन्हें दोबारा से फिर एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाग, जिस पर क्या लिखा था, सतपुड़ा बाग आपका लिखा था आरक्षित एरिया, यानी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व था आपका एरिया। माधव जी बताते हैं कि हमारे सरकार, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बाघों के संरक्षण हेतु, जो बाघ होते हैं, तो बाघ जो है, टाइगर जो है, उसके संरक्षण के लिए हेतु जो प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है, चलाई है। इस परियोजना का उद्देश्य, जो ये परियोजना आपकी बनी है, जो प्रोजेक्ट आपका है, तो इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में जो बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था, यानी मेंटेन करना, सर्वाइवल और मेंटेनेंस किसका, टाइगर पॉपुलेशन का। अब आता है नेक्स्ट, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, क्या इस वन में, जो वन आपका है, तो फॉरेस्ट जो है, इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं, जो बाघ होते हैं वो अभी भी आपके पाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ, तो मुझे क्या है, उम्मीद है कि मैं जो बाघ होता है, जो टाइगर है, उसे देख सकता हूँ। तो पहला पॉइंट आता है इसमें कि बाघ उन स्पेसीज में से एक है, जो बाघ है वो, जो टाइगर है वो आपका ऐसी स्पेसीज में एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहा है। तो बाघ क्या है, धीरे धीरे जो हमारे जंगल है, जो वन है, वहाँ से विलुप्त होता जा रहा है। विलुप्त यानी वहाँ पर आपका खत्म, धीरे धीरे क्या है, वो खत्म होने के आपका यानी कगार पर आपका आ चुका है, डिसअपियर आपका हो जाएगा, विलुप्त आपका हो जाएगा एक दिन। परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन जो सतपुड़ा जो आरक्षित एरिया आपका है, वहाँ पर जो टाइगर है उसकी जो संख्या है उसमें ग्रोथ हो रही है, वृद्धि आपकी हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। ये जो संरक्षण है, कंजर्वेशन है, उसका एक अनूठा एग्जाम्पल है। किसी समय शेर, हाथी, जंगल हाथी जो है, किसी समय क्या था, जो शेर थे, जो लायन आपके है, जो हाथी होते हैं, जो एलिफेंट है, या फिर जो जंगली भैंसें आपकी होती है, विल्ड जो बुफेलो है, या बारहसिंगा आपका होता है, क्या होता है, जो बारहसिंगा आपका होता है, भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका है, नेशनल पार्क में ये आपके पाए जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका, सबसे पहले हम जो टाइगर है, टाइगर की जो पिक्चर है वो देख लेते हैं, फिर विल्ड बुफेलो, बारहसिंगा, इनकी पिक्चर देखते हैं, देन हम आगे जो अपना पॉइंट है वो देखेंगे। नेक्स्ट आता है पिक्चर इसकी, चलिए जो पिक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, आपका टाइगर आपका है, ये टाइगर होता है, बाघ आपका है। ये आपने पिक्चरों में जो आपका डिस्कवरी चैनल है वहाँ पर आपने देखा ही होगा। अब आता है विल्ड बुफेलो, जो जंगली भैंसा आपका होता है। तो जंगली भैंसी कैसी होती है, चलिए जंगली भैंसे देखते हैं। ये आपकी जंगली भैंस यानी विल्ड बुफेलो आपकी होती है, ये आपकी विल्ड बुफेलो है। देखिए इसके जो सींग है उसे भी आप देख सकते हैं। तो विल्ड बुफेलो आपको इस तरह की आपको दिखाई देती है। अब जो बारहसिंगा आपका होता है, कि बारहसिंगा होता कैसा है ये आपका बारहसिंगा आपका होता है, देखिए नीचे लिखा भी है बारहसिंगा। तो ये कैसा होता है, ये बारहसिंगा आपका होता है। इसके जो सींग है उसे आप देख सकते हो, तो इसको बोला जाता है बारहसिंगा। तो इसका इस तरह के जिसके आपका सींग से होते हैं, ये होता है बारहसिंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने आगे जो टॉपिक आपका है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है इंडेंजर्ड एनिमल्स। चलिए नेक्स्ट आएगा, अब है नेक्स्ट पॉइंट में कि संकटापन्न जो जंतु होते हैं, जो इंडेंजर्ड एनिमल्स आपके हैं, जो इंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं, कि पहला पॉइंट है वे जंतु जिसकी जो संख्या होती है एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। यानी एक जो निर्धारित स्तर होता है, जो लेवल आपका होता है, तो उसमें क्या हो रहा है, यानी निर्धारित स्तर से वो कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकती है, उसे ही संकटापन्न जंतु कहते हैं। यानी जिसका जो लेवल है वो धीरे धीरे कम आपका होता जा रहा है, यानी उनकी जो जनसंख्या है वो कम होती चली जाएगी, तो वे क्या यानी विलुप्त होने के कगार पर है, उसे यानी इंडेंजर्ड एनिमल्स कहा जाता है। जो आने वाला जो टाइम है उसमें वो आपकी खत्म हो जाएगी पूरी तरह से, वो होता है आपका इंडेंजर्ड जो एनिमल्स। तो सबसे पहले है कि जब बुझो है उसको डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया, तो जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे जो डायनासोर आपके हैं, तो डायनासोर के विषय में जो बुझो है उसको याद दिलाया। तो उसमें क्या था, जो डायनासोर आपका है वो लाखों साल पहले ही क्या हो गया, आपका विलुप्त हो गया है। ये कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। तो जो कुछ जीव है तो उसमें जो प्राकृतिक जो आवास आया है, यानी प्राकृतिक आवास में जब व्यवधान हुआ तो उससे क्या हुआ, उनका जो अस्तित्व था उसे खतरा बन गया।
प्रोफेसर अहमद जो है उन्होंने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। तो इसीलिए जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने बच्चों को समझाया कि जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स है, जब उनको जो कंजर्वेशन किया जाता है तो कंजर्व करने के बाद यानी संरक्षण के उद्देश्य से सभी जितने भी राष्ट्र है जो आपके नेशनल पार्क आपके हैं उनमें कड़े जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं वो आपके लागू किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट इसमें कि मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, मानवीय जो गतिविधियां होते हैं जैसे कि चराना, अवैध शिकार या जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधों की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है। अब है आपका अगला पॉइंट, क्या केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा है? इसमें क्वेश्चन आपका बनता है अब आपका कि जो बड़े बड़े जो जंतु होते हैं उनको ही खतरा आपका बना हुआ है या फिर जो छोटे जंतु है उनका भी खतरा आपका होता है, यानी वे भी आने वाले टाइम पर डिसअपियर हो जाएंगे, खत्म आपके हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट है कि माधव जी पहेली को बताते हैं, जो माधव जी है वो पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। तो जो माधव जी है उन्होंने पहेली को समझाया कि जो बड़े जंतुओं के अपेक्षा जो है यानी बड़े जंतुओं की कंपेयर करें अगर हम तो छोटे जंतुओं को ज़्यादा खतरा आपका है, जो छोटे प्राणी होते हैं उनको विलुप्त होने का ज़्यादा खतरा आपका है, ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपकी है। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं है। तो इसमें बताया गया है जो सांप आपके निकलते हैं यानी सांप आप वो मेंढक होता है या छिपकली जो होती है या फिर जो चमगादड़ या उल्लू है, हम इन्हें क्या निर्दयता से इसे को मार देते हैं, इनका मर्डर यानी इनको मार देते हैं। तो मारने के बाद जो इनको किलिंग करते हैं, मारते हैं और इनका जो पारितंत्र आपका होता है, जो पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, उसे इग्नोर करते हैं, उसके बारे में सोचते भी नहीं और इनको ऐसे ही मार देते हैं। तो उससे क्या है यानी जो छोटे प्राणी आपके हैं उनके खतरा, उन्हें विलुप्त होने के उनके ज़्यादा चांसेस आपके होते हैं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं, तो उनको अगर हम मारते हैं तो उनसे हमें क्या यानी जो स्वयं यानी खुद को ही हम उसकी हानि पहुंचाते हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो उनका जो सेफ होता है, जो उनका साइज है वो बेशक ही आपका छोटा रहता है, लेकिन जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में उनका जो योगदान होता है उसे हम अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वे आहार, जल एवं आहार श्रृंखला के भाग होते हैं जिसके बारे में आपने कक्षा 7 में पढ़ा था। अब आता है नेक्स्ट आपका कि किसी भी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, अजीव, घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, मृदा, नेता, जो नदी होती है, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का वो निर्माण करते हैं। तो मुझे आश्चर्य होगा यदि संकटापन्न स्पेसीज का कोई रिकॉर्ड भी हो। अब आता है अगला पॉइंट कि रेड डाटा बुक, जो हमने कल आपने पढ़ा था यानी जो चैप्टर हम कर रहे थे उसमें रेड डाटा बुक का आपका जो जिक्र हुआ था। तो इसमें रेड डाटा बुक जो आपकी बुक होती है, ये कौन सी बुक आपकी होती है, रेड डाटा बुक किसे बोला जाता है और ये बुक कैसी आपकी होती है? तो प्रोफेसर जो अहमद है वो बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं। वह उनको बताते हैं कि जो रेड डाटा पुस्तक है वह वो पुस्तक होती है जिससे सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उसमें जितने भी जो यानी जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होता है उसका जो रिकॉर्ड होता है वो रेड डाटा बुक में आपको मिलने वाला है। पौधों, जंतु और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक पुस्तकें आपकी है, यानी जो पौधे यानी प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स होता है या फिर जो अदर स्पीशीज होते हैं उनका जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो अलग अलग जो पुस्तक होती है, बुक आपकी होती है, रेड डाटा बुक में आपका उसका रिकॉर्ड आपको मिलेगा। अब आता है कि अगर आपको रेड डाटा पुस्तक जो होती है उसका रिकॉर्ड आपको चाहिए, उसके विषय में आपको जानकारी चाहिए, तो आप जो कंप्यूटर है उससे भी आप जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं। ये साइट है, इस साइट से आप सारी जो रेड डाटा पुस्तक है उसके विषय में आप जानकारी निकाल सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट, प्रसाव। अगला पॉइंट है प्रवास, जो माइग्रेशन आपका होता है, प्रवास। तो प्रवास क्या होता है, माइग्रेशन की इसमें बात करें तो प्रवास यानी माइग्रेशन होता है कि माधव जी ने के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह
तो वह संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। क्या करते हैं? कुछ समय वे वहाँ पर आराम करते हैं। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। जो पहेली थी उन्होंने जो नदी का जो समीप होता है उसके वहाँ पर कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी है। ये कैसे पक्षी है? माइग्रेशन जो बर्ड होते हैं वो आपके हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जैसे जो मानसून जो आपका है सीजन वाइज क्या होता है, यानी जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो आपने देखा होगा। तो ये पक्षी क्या होते हैं? जैसे आपका ये कुछ जो पक्षी होते हैं विंटर यानी सर्दियों में आपके सर्दी और गर्मियों का इनका भी आपका जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं इनका आपका होता है। यानी कुछ जो बर्ड्स होते हैं वे सिर्फ गर्मी में आपको दिखाई देते हैं। सर्दियों के सीज़न में वे क्या हो जाते हैं? आपके वहाँ से उड़कर दूसरी जगह अपना चले जाते हैं। ये प्रवासी होते हैं यानी माइग्रेशन जो होते हैं, जो आपके दूसरी जगह में फिर आपके चले जाते हैं। तो जलवायु में परिवर्तन के कारण, जब जलवायु जो है उसमें जब परिवर्तन होता है, चेंजेस आता है, उसके कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। नेक्स्ट है कि यह जो ये है आपका कि वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। क्या? यानी जो अंडे होते हैं, एग होते हैं, उनको देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। जैसे विंटर सीजन, जैसे अब सर्दियों का सीजन आपका चला हुआ है, तो ज़्यादा सर्दी के कारण क्या होता है? ज़्यादा सर्दी के कारण जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरी जगह आपके चले जाते हैं, प्रवास करते हैं, माइग्रेशन करते हैं और वहाँ पर वो अंडे देते हैं। क्योंकि जहाँ पर वे पहले रह रहे थे वहाँ पर ज़्यादा अधिक ठंडी हो जाती है, सर्दी आपकी पड़ती है, जिस वजह से उनका वहाँ पर वे हैबिचुअल नहीं है, यानी वे लाइफ जो जीवन होता है उसको बिताने के लिए वहाँ पर आपका हैबिचुअल नहीं है। तो ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसे कि जो कक्षा 7वीं में आपने पढ़ा था, जैसे कि जो कक्षा 7 था उसमें आपने पढ़ा था। अब आता है, अब क्वेश्चन बना क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी। क्वेश्चन क्या बना कि जो क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास अगर लकड़ी जो होते हैं, जो वुड है, अगर वो ही नहीं बचेगी तो क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? तो लकड़ी का कोई ऑप्शन ऐसा है जो लकड़ी की जगह आपका ले सकता है, अवेलेबल आपका है? तो मैं जानती हूँ कि कागज़ एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। जो कागज़ है वो एक महत्वपूर्ण उत्पाद आपका होता है, हाँ, जो हमें वनों से प्राप्त होता है। कहाँ से? जो वन होते हैं वहाँ से हमें प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य है यदि कागज़ का कोई और विकल्प उपलब्ध हो, यानी जो कागज़ है उसका भी कोई और ऑप्शन जो होता है वो अवेलेबल आपका है। तो अब आता है कि कागज़ का पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग पेपर आपका, तो कागज़ का जो पुनः चक्रण रिसाइकलिंग ऑफ पेपर आपका होता है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर आपका होता है, पुनः चक्रण आपका है। तो इसमें प्रोफेसर अहमद जो है उन्होंने बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपन विकसित 17 वृक्षों को काटा जा सकता है। तो जो टन कागज, अगर हमें टन कागज चाहिए तो टन कागज के लिए हम कितने वृक्षों काटते हैं? 17 वृक्षों को, 17 वृक्ष उसके लिए चाहिए। अतः हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। जो कागज़ है तो उसकी हमें सेव करना चाहिए, बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज़ का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। अगर हम जो कागज़ होता है, जो पेपर है, इसका रिसाइकल हम कितने बार कर सकते हैं? 5 से 7 बार इसका रिसाइकल आपका हो सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र एक कागज की बचत करता है तो हम एक वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। जो कागज होता है हमें इसकी बचत करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो कागज है इसका दोबारा से यूज कर सकते हैं या फिर ये पुनः यानी रिसाइकल आपका हो जाता है। नेक्स्ट आता है, इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरना कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है, जो वृक्ष को यानी अगर हम जो आपका पेपर होता है इसको सेव करेंगे, बचत करेंगे, तो बचत के साथ साथ हम सिर्फ वृक्ष को ही नहीं बचाएंगे, जो पेड़ पौधे हैं उनको ही नहीं बचाएंगे, उनके साथ साथ जो कागज है, जब हम कागज का उत्पादन करते हैं तो उसमें जो आपका ऊर्जा लगती है उसके साथ साथ जो जल लगता है उसकी भी हम सेविंग करेंगे, उसको भी बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। जो कागज उत्पादन के लिए जो केमिकल्स हम यूज करते हैं उसमें भी आपकी कमी आ जाएगी। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बना, क्या वनोन्मूलन का कोई स्थायी हल है? जो डिफोरेस्टेशन है उसका कोई स्थायी हल भी है?
तो पहला इसमें अगला आपका है पूर्व वन रोपण यानी रिफोरेस्टेशन। अभी हम डिफोरेस्टेशन देख रहे थे जहाँ पर हम जो पेड़ों की कटाई कर रहे थे, पेड़ पौधे काटते जा रहे थे। अब आता है पुनः वन रोपण यानी रिफोरेस्टेशन आपका बोला जाता है, रिफोरेस्टेशन। ये आता है रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन आपका होता क्या है कि प्रोफेसर जो अहमद है उनका सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पूर्व वन रोपण से, यानी दोबारा से वनों को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना। जैसे हमने पेड़ पौधे यहाँ से काट दे तो दूसरी जगह हम क्या कर सकते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो लगा सकते हैं। तो पुनः वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना, नए पेड़ पौधे जो होते हैं उनको लगाना। तो हम नए पेड़ पौधे को लगा सकते हैं। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः, जो रोपण वाले जो वृक्ष होते हैं वो सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। यानी अगर हमने 2 पेड़ काटे तो 2 ही पेड़ हम लगा सकते हैं। अगर हम ज़्यादा नहीं लगा सकते तो 2 पेड़ वहाँ पर लगाने चाहिए। अगला पॉइंट है कि प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनः वन रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनः स्थापित हो जाता है। अगर जो नेचुरल रूप से इसमें बोला गया है कि जैसे हम जो वन होते हैं, जो वन आपके होते हैं, तो फॉरेस्ट जो होता है, जंगल आपका है, तो वहाँ पर अगर हमने पेड़ पौधे जो है काट लिए तो वहाँ पर उसे हम अगर ऐसे ही छोड़ देते तो वे क्या होते हैं, यानी नेचुरल रूप से दोबारा से वहाँ पर जो होते हैं पुनः स्थापित खुद से ही आपके हो जाएंगे। तो अगर हम उसको या जो होते हैं उसे आपका जो हमने काट लिया तो काटने के बाद जो पेड़ पौधे दोबारा आपके लग जाते हैं। अब आता है नेचुरल तरीके से प्राकृतिक पुनर्वपन में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं होता। जो नेचुरली रिफोरेस्टेशन आपका होता है इसमें जो मानव जो ह्यूमन होते हैं उनकी कोई भी एक्टिविटी आपकी नहीं होती है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। तो हम जो हमारे जो वन है अब तक हमने बहुत ज़्यादा जो वन है जंगल है वो नष्ट कर दिया है। यदि हमें अगली पीढ़ी के जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण कर सके तो एक ही विकल्प आपका है। तो इसमें क्या है, वृक्षारोपण के लिए क्या है हमारे पास सिर्फ एकमात्र विकल्प है कि प्रोफेसर अहमद ने फिर उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परीक्षण और संरक्षण करना है, साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में और उसके जो समीप रहने तो कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। यानी जो सन जो था आपका छिपने वाला था, सूर्यास्त आपका होने वाला था, तो उस टाइम पर जो जंगल में बच्चों का रहना सेफ नहीं था। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार भी व्यक्त किया। तो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसके लिए उन्होंने जो प्रोफेसर अहमद और जो बच्चे थे उन्होंने उनका जो माधव जी था जो वन में उनके साथ थे, जो वन का भ्रमण करा रहे थे, तो उनका आभार व्यक्त किया। ये आपका चैप्टर था। चलिए इसमें हमें जितने यानी जो पेड़ पौधे हैं वो लगाने चाहिए। अगर हमने पेड़ पौधे काटे हैं, ये आपका डिफोरेस्टेशन के बारे में हमने इसमें सारा पढ़ा। डिफोरेस्टेशन क्या है आपका, सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली, पिक्चर देख ली, कौन कौन सी जो स्पेसीज है वो आपकी विलुप्त होने के कगार पर है, वो किस में आपका जो डाटा होता है वो लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें आपका ने देखी। नेशनल पार्क आपके कैसे होते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर आपका था। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।